Assalamu alaikum everyone, my name is Mohammad Ramzan and I am professor of chemistry. Students, आज हम FSC सेकेंड पार्ट यूनिट नंबर 7 लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 में पहले लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले जो बेसिक मेन चीज़ें हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है कि जिसमें हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स का मुतालिया करते हैं। अगर हम केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन को देखें तो मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है कि जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स का मुतालिया करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे ये सीखना है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और उनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स दोज कंपाउंड व्हिच कंटेन ओनली द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। के हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं कि जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन ही मौजूद होते हैं। जैसे तमाम तर कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। तो याद रखिएगा कि हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं कि जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन ही पाई जाती है। ऐसे कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स का नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, क्या हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जो दीगर कंपाउंड्स हैं, क्या वो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते? जी हाँ, वो कंपाउंड्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन वो कंपाउंड्स कंडीशनली कार्बन और हाइड्रोजन और इनके साथ बाकी दूसरे एलिमेंट्स भी उनका हिस्सा बनते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई कंपाउंड ऐसा है कि जिसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ऐसे कंपाउंड्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, लेकिन वो हाइड्रोकार्बन्स नहीं होंगे बल्कि उन हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स होंगे। मिसाल के तौर पे एक कंपाउंड है फिनोल, जिसका फार्मूला है C6H5OH। तो इस फिनोल को अगर हम देखें, इसके अंदर फिनोल के अंदर C भी है, H भी है, O भी है। अब हमने फ़र्क ये करना है कि अगर इस कंपाउंड के अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो क्या ये कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है। तो बेटा याद रखिएगा कि ये कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आता है, ये कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, लेकिन ये कंपाउंड एक डेरिवेटिव है। मतलब ये है, अगर इस कंपाउंड में ऑक्सीजन के अलावा कहीं पे सल्फर, कहीं पे फास्फोरस, कहीं पे नाइट्रोजन, कहीं पे ब्रोमीन, कहीं पे फ्लोरीन या इससे मिलते जुलते एलिमेंट्स के एटम्स भी होंगे, तो याद रखिएगा कि वो कंपाउंड्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होंगे। मतलब ये है कि ऐसे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, लेकिन वो कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स के साथ जुड़े डेरिवेटिव्स होंगे और उनको हम हाइड्रोकार्बन्स को और उनके रेलिवेंट जो डेरिवेटिव्स हैं उन तमाम कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही में रख के स्टडी करते हैं। तो आगे चलते हैं, चंद चीज़ें बेटा मज़ीद हम देखते हैं कि देयर आर फ्यू कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन बट दे आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि ऐसे तमाम कंपाउंड्स के जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एलिमेंट्स के एटम भी पाए जाते हैं, तो क्या वो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते? तो जी हाँ, याद रखिएगा कि वो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन अभी मैंने बात की है कि वो कंपाउंड्स बेटा जी, वो कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही कहलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी दी हैं कि ऐसे तमाम कंपाउंड्स कि जिनमें कार्बन होगी, हाइड्रोजन होगा और इसके अलावा दूसरे भी एलिमेंट्स के एटम शामिल होंगे, ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे? ऐसे कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। अब यहाँ पे चंद एक एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं
तो इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, इसमें कार्बोनेट्स हैं, मेटल कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, इसमें साइनाइड्स हैं और इसमें कार्बाइड्स हैं। तो हमने ये देखना है कि इन तमाम कंपाउंड्स के अंदर चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, चाहे वो मेटल कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, कार्बाइड्स हैं, साइनाइड्स हैं, वगैरह वगैरह, क्या ये कंपाउंड्स जिनमें कार्बन भी है, जिनमें ऑक्सीजन भी है, जिनमें हाइड्रोजन भी है और जिनमें मेटल्स के एलिमेंट्स के एटम्स भी शामिल हैं, तो क्या ये कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं? नहीं। याद रखिएगा कि ये कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हैं। रीज़न ये है कि इन तमाम कंपाउंड्स में किसी किस्म का भी फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ऐसे कंपाउंड्स जिनमें किसी किस्म का कोई स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता, तो बेटा आपने जहन में रखना है कि ऐसे कंपाउंड्स को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ना कि हम उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फहरिस्त में शामिल करें। तो यहाँ पे अभी मैं इन कंपाउंड्स के फार्मूलाज लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने अभी बात की है मेटल कार्बोनेट्स की, बाइकार्बोनेट्स की, साइनाइड्स की और कार्बाइड्स की। तो मेटल कार्बोनेट्स में बड़ा फेमस कंपाउंड है जिस कंपाउंड का नाम है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। और दूसरा बाइकार्बोनेट्स में मेरे पास एक एग्जांपल है, वो है जी NaCO3। यानी ये कंपाउंड क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो आगे अगली एग्जांपल देख लें आप साइनाइड्स में। तो साइनाइड्स में मेरे पास कंपाउंड है HCN। साइनाइड्स में कंपाउंड है जी HCN। तो कार्बाइड्स में भी एक एग्जांपल ले लें आप। तो कार्बाइड्स में मेरे पास कंपाउंड है कैल्शियम कार्बाइड CaC2। तो ये बेटा चंद एक एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं कि ये कंपाउंड्स क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं? जी नहीं, ये कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हैं, बल्कि ये कंपाउंड्स क्या हैं जी? ये कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। इसकी रीज़न क्या है कि इन तमाम कंपाउंड्स में किसी किस्म का कोई भी फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता। इस वजह से ये कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। आगे चलते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी। व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि वाइटल फोर्स थ्योरी, दिस थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय बेrzelius इन 1815। 1815 में ये थ्योरी बेrzelius ने प्रेजेंट की, पेश की। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, तो हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि वाइटल फोर्स थ्योरी आखिर चीज़ क्या है, इस थ्योरी का क्या मतलब है, ये क्यों कर और कैसे और किस बिना पे पेश की गई। वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक बेrzelius का आइडिया ये था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हासिल कर सकते हैं, यानी हम लिविंग बॉडी से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब अगली बात यह है कि लिविंग बॉडीज कौन कौन सी हैं। याद रखिएगा कि लिविंग बॉडीज में प्लांट्स आते हैं और लिविंग बॉडीज में एनिमल्स आते हैं। हम एनिमल्स और प्लांट्स से हासिल करने वाले कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये बात किसने कही थी? ये बात बेrzelius ने कही थी। बेrzelius ने इसी बेस पे एक थ्योरी पेश की जिसका नेम है वाइटल फोर्स थ्योरी। तो याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी तमाम तर कंपाउंड जिनके लिए हमें एक मिस्टीरियस फोर्स रिक्वायर होती है, एक वाइटल फोर्स हमें रिक्वायर होती है, एक इम्पॉर्टेंट फोर्स हमें रिक्वायर होती है जो कि हमें आउट ऑफ लिविंग बॉडीज नहीं मिलती। तो ऐसे कंपाउंड्स को तैयार करने के लिए हमें जो फोर्स चाहिए उसको हम वाइटल फोर्स का नाम देते हैं। और इस थ्योरी की बेस पे जो कंपाउंड्स हमने बनाए हैं उन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही का नाम देते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पे कंडीशनल केस आता है कि जैकब बेrzelius ने यह बात कही थी
कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, लेकिन बेटा आपने याद रखना है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। हमें इनके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स और एनिमल्स की तरह किसी भी मिस्टीरियस फोर्स की ज़रूरत नहीं है। मतलब हम इन कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में भी तैयार कर सकते हैं। अब लेबोरेटरी में तैयार करने का मतलब क्या है, ये सुन लीजिएगा कि इन कंपाउंड्स के लिए कोई मिस्टीरियस फोर्स हमें नहीं चाहिए। हम लेबोरेटरी में मिनरल्स यानी नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग बॉडीज से भी इन कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में इजीली हम तैयार कर सकते हैं। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, दोबारा से इसको मैं समअप करता हूँ। वाइटल फोर्स थ्योरी ये थी, बेrzelius ने ये कहा था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में नहीं तैयार कर सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को केमिकली सिंथेसाइज करने के लिए हमें एक मिस्टीरियस फोर्स चाहिए, और वो फोर्स नॉन लिविंग बॉडीज यानी मिनरल्स में नहीं पाई जाती। ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग बॉडीज लाइक प्लांट्स में पाई जाती है, लाइक एनिमल्स में पाई जाती है। आउट ऑफ लिविंग बॉडीज ये फोर्स हमें नहीं मिलती। अगर ये फोर्स नहीं मिलती तो हम लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो बेटा याद रखना है आपने कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में, लेबोरेटरी में केमिकली हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने चंद क्वेश्चन भी ऊपर लिखे हैं, आपने थोड़ा गौर करना है और इन क्वेश्चंस को भी आपने तैयार करना है। क्वेश्चन पहला ये है, व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है। तो मैंने अभी आपको समझाया है कि वाइटल फोर्स थ्योरी को 1815 में बेrzelius ने प्रेजेंट किया, और मैंने अभी आपको ये सारा समझा दिया है कि वाइटल फोर्स थ्योरी चीज क्या है। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर ये है जो मैंने अभी आपके सामने वजाहत की है। आगे हम चलते हैं, दूसरा बड़ा क्वेश्चन है, हु रिजेक्टेड दिस थ्योरी, इस थ्योरी को किसने डिस्कार्ड किया, किसने रिजेक्ट किया। 1828 में, इस क्वेश्चन का आंसर ये है 1828 में, 1828 में फ्रेडरिक वोहलर इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। फ्रेडरिक वोहलर ने 1828 में अमोनियम साइनेट से यूरिया तैयार किया, और ये बात साबित कर दी कि हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब नॉन लिविंग बॉडी से भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार कर सकते हैं। हमें इसके लिए मिनरल्स भी मिले, हमें नॉन लिविंग बॉडीज भी मिले, तो हमारे पास पूरा एक साइंटिफिक केमिकल मैकेनिज्म हो तो हम लेबोरेटरी में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो बच्चे आपने अभी ये बात याद रखनी है कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी और ये किसने पेश की। सेकेंडली आपने ये बात भी नहीं बुलानी कि इस थ्योरी को कब और किसने रिजेक्ट किया था, मुस्तरद किया था, मनसूख किया था, डिस्कार्ड किया था। 1828 में फ्रेडरिक वोहलर ने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया, और उसने किस बिहाफ पे इस थ्योरी की रिजेक्शन की। उसने अमोनियम साइनेट जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसको उसने लेबोरेटरी में इस तरह से हीट करके रीअरेंज किया कि उसने यूरिया तैयार कर दिया। तो बेटा याद रखना है कि यूरिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखें और इसका केमिकल रिएक्शन देखें आप। इसमें मैंने लिखा है कि रिजेक्शन के हवाले से, This theory was rejected by Frederick Wohler in 1828. 1828 में फ्रेडरिक वोहलर ने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया। He tried to synthesize ammonium cyanate and F4CnO from silver cyanate and ammonium chloride. तो यहाँ पे आपके पास दो नए कंपाउंड्स आते हैं। एक कंपाउंड का नेम है सिल्वर सायनेट। तो यहाँ पे मैं सिल्वर सायनेट का फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला है AgCnO। AgCnO ये सिल्वर सायनेट है, और इस सिल्वर सायनेट को इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। ये Ag+ और CnO नेगेटिव होता है, यानी इसमें सिल्वर आयन एक एटाइन होता है, और CnO सायनेट आयन ये क्या होता है, एक एनाइन होता है। तो ये आपके पास एक साल्ट है। ये क्या चीज है, एक साल्ट है। ओके, तो इस साल्ट को
हम फर्दर भी यूटिलाइज करते हैं। एक एडिशनल बात आपने जहन में रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट शुगर्स में हम इस साल्ट को यूज़ करते हैं किसके लिए, हम इससे आइसोसायनेट्स तैयार करते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा कि इस कंपाउंड को जो कि एक साल्ट है, इस कंपाउंड को हम कार्बोहाइड्रेट शुगर्स के साथ मिला के आइसोसायनेट्स को तैयार करते हैं। और आइसोसायनेट्स को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है, आइसोसायनेट्स को पेंट्स वगैरह में और फोम्स की तैयारी में हम इस्तेमाल करते हैं। मैं लिख देता हूँ सामने आपके, हम इसको पेंट्स और फोम्स, पेंट्स एक इंडस्ट्री है, फोम की भी एक इंडस्ट्री है, हम इस फील्ड में इसको यूटिलाइज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं कि वोहलर ने सिल्वर सायनेट और अमोनियम क्लोराइड दोनों कंपाउंड को हीट किया। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला NH4Cl होता है, NH4Cl, ये फॉर्मूला किसका है, अमोनियम क्लोराइड का। तो वोहलर ने इन दोनों कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में हीट किया, यानी अमोनियम क्लोराइड और सिल्वर सायनेट, इन दोनों कंपाउंड्स को उसने हीट किया और इन दोनों कंपाउंड्स को हीट करने से उसने अमोनियम सायनेट तैयार किया, और अमोनियम सायनेट को उसने फर्दर हीट किया और रीअरेंज किया और उससे उसने यूरिया तैयार किया। अब बेटा बात आपने याद रखनी है कि दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय फ्रेडरिक वोहलर इन 1828. He tried to synthesize ammonium cyanate NH4CnO from silver cyanate and ammonium chloride. He prepared ammonium cyanate and finally he synthesized urea by heating and rearranging ammonium cyanate. तो याद रखिएगा कि ये अमोनियम सायनेट कंपाउंड है और ये कंपाउंड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फ्रेडरिक वोहलर ने इस अमोनियम सायनेट को तैयार किया और इस अमोनियम सायनेट को फर्दर उसने हीट किया और उसने रीअरेंज किया। हीटिंग और रीअरेंजिंग के बाद उसने इससे यूरिया तैयार किया। तो बेटा आपने जहन में रखना है कि अमोनियम सायनेट क्या है, इसको मैं सम अप करता हूं अभी। अमोनियम सायनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों है? क्योंकि इसमें किसी किस्म का कोई भी फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता। तो याद रखिएगा यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें एक फंक्शनल ग्रुप अमाइनो कार्बोनाइल कार्बन एग्जिस्ट करता है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।